एक बार मैं रिकैप दे देता हूँ। लास्ट लेक्चर, लास्ट संडे और लास्ट टू लास्ट संडे क्या क्या हुआ था। लास्ट संडे और लास्ट टू लास्ट संडे हम लोगों ने दो लेक्चर्स हुए थे हम लोग के। ठीक है। और उन दोनों लेक्चर में मैंने एक शीट शेयर किया था ग्रुप पे, जिसमें आई थिंक सो 13 या 14 पेजेस का वो शीट था, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट सारे जो थियरी पार्ट वाले थे वो सब कवर कर लिया था, जो भी कन्वेंशन, साइन, सिंबल्स, जो भी था। रेलवे टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, टाइप्स ऑफ रोड्स हो गया, और रेलवे ट्रैक्स वगैरह हो गए, एंड योर पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, A to Z सब कवर हो गया था उस शीट में। ठीक है। उसमें से अभी तक किसी को कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क। क्या करता है पता नहीं। आज एक्चुअली 10-11 लोग ही ज्वाइन हुए हैं, तो मैं थोड़ा देर 1-2 मिनट और वेट करता हूँ। अगर ज़्यादा लोग ज्वाइन नहीं हुए, जस्ट इन केस अगर नहीं हुए, तो आज 4 फिगर ग्रिड और 6 फिगर ग्रिड रहने देंगे, क्योंकि ज़्यादा लोग फिर ज्वाइन नहीं हो पाएंगे इसीलिए। ठीक है। तो अगर आज नहीं होते तो मैं एक शीट ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ। जस्ट अ मिनट। या, जस्ट अ मिनट। Do we need topo book right now? नो, आई वी डोंट नीड ए टोपो बुक राइट नाउ। अभी फिलहाल ज्यादा लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो आई थिंक सो आज हम लोग 6 फिगर ग्रेड वगैरह रहने देंगे। सो आज ना मैं सिर्फ एक मैंने ग्रुप पे एक शीट शेयर किया है, दिख रहा है सबको? एक डेफिनेशन का शीट सबको दिख रहा है ग्रुप पे? No, sir. You will be making us write today. नो आयुषी, आज ऐसा कुछ सच लिखना नहीं है, राइटिंग पार्ट नहीं है। नेक्स्ट संडे हम लोग 4 फिगर ग्रिड और 6 फिगर ग्रिड कंप्लीट करेंगे। आज ज़्यादा, क्योंकि आज ज़्यादा लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं। ठीक है, आज 12 लोग ही हैं, जबकि लास्ट टू लास्ट लेक्चर और लास्ट लेक्चर, दोनों लेक्चर्स में अराउंड 30-30+ लोग थे। ठीक है। तो आज ज़्यादा लोग नहीं है, 35-40 जितने थे। तो आज हम लोग उतना हैवी पार्ट कवर नहीं करेंगे। इंस्टेड आज मैंने एक शीट प्रिपेयर किया है तुम लोग के लिए। ठीक है। तो इसमें अराउंड 29-30 क्वेश्चन हैं। एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। ये बोर्ड क्वेश्चंस के, जो मतलब जो बोर्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें से ये क्वेश्चंस उठाए गए, और अलग अलग स्कूल में से जो कॉमन क्वेश्चंस कई बार रिपीट हो चुके हैं। ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चंस हम लोग ने इसमें से उठा के डाले हैं, मतलब जो अलग अलग स्कूल्स में पूछते हैं या बोर्ड में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, वही हम लोग ने इस शीट में So, डाला है। if we do this, then it will be enough for us. या बहुत है। जो लास्ट दो लेक्चर्स मैंने शीट कराया था वो, और ये दोनों शीट कर लिया ना, तो इट वुड बी मोर देन इनफ। बाकी नोट्स वगैरह तो मैं भेजता रहूंगा उसमें, मतलब कलर का सिंबल एंड ऑल, वो सब तो भेजता रहूंगा। और बाकी जो रहेगा वो तो तुम्हें खुद प्रैक्टिस से समझ में आएगा कि कैसे करना है। ठीक है। सबको स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। Sir, today you won't be teaching anything special because I need to leave right now. या यू कैन गो फॉर गरबा। ओके, जिसको जिसको गरबा के लिए जाना है ऐसा जा सकता है, ऐसा कुछ ऐसा कंपलसरी नहीं है, रिकॉर्डेड लेक्चर रहेगा। टेंशन मत लो, जिसको जिसको जाना है वो जा सकता है। रिकॉर्डेड लेक्चर रहेगा। ठीक है, आई नो आज शाम का है, 6 o'clock का है, तो बहुत लोग बिजी रहेंगे। ओके। एनीवेज, सबको स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. ओके। ठीक है। तो सबसे पहले ये कुछ 29-30 क्वेश्चंस हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चंस ना बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और अलग अलग स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अलग अलग स्कूल्स में पूछते हैं। इवन तो हम लोगों ने ऐसा सेम टाइप, मतलब ये जो क्वेश्चंस हम लोग आज देखेंगे वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर और लास्ट लेक्चर में थियरी पार्ट कवर कर लिया है। तो बस उसी को क्वेश्चन फॉर्म में मैंने बस डाल दिया है ना। व्हाट डू यू मीन बाय स्केल ऑफ अ मैप? ठीक है, तो ये भी पूछते हैं, 1 मार्क का डेफिनेशन आता है। तो स्केल इज अ रेशियो ऑफ द मैप, ठीक है, मैप डिस्टेंस टू द ग्राउंड डिस्टेंस। ठीक है। थोड़ा इसका एनोटेशन प्लीज ढूंढ दो। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्केल्स, अमॉन्ग देम विच इज द मोस्ट वाइडली यूज स्केल? तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछे ना,
तो मैं बताता हूँ कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ पूछा कि व्हाट आर टाइप्स ऑफ स्केल, तो ऐसे सबसे पहले लिखने का, द फॉलोइंग आर थ्री टाइप्स ऑफ स्केल, ठीक है। फिर ए ऐसे डालने का, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, फिर नीचे बी डालने का तुम्हारा ग्राफिकल स्केल और वगैरह। एंड देन योर ग्राफिकल से या लीनियर स्केल लिख दे, अच्छा लीनियर स्केल। एंड सी तुम लोग डाल सकते हो वर्बल स्केल, ठीक है। तो ये तीन स्केल्स जो है अपने को ऐसे लिखने का, एंड देन उसके बाद जो क्वेश्चंस पूछा है वो उसका आंसर कर सकते हो, जैसे कि विच अमॉन्ग देम इज मोस्ट वाइडली यूज। तो मैंने लास्ट लेक्चर जैसे कि बताया था कि यूनिवर्सल जो स्केल है दैट इज आर एफ ओनली। इवन दो हम लोग के पास थ्री टाइप्स ऑफ स्केल्स है, द यूनिवर्सल इज द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इज द आर एफ स्केल। कैन एनीवन टेल मी क्यों आर एफ स्केल को ही हम लोग प्रेफर करते हैं, मतलब वर्बल स्केल और लीनियर स्केल को क्यों नहीं प्रेफर करते? व्हाई डू वी प्रेफर अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन स्केल मोर देन अदर टू स्केल्स? कैन एनीवन आंसर? गौरव, It is अरमान? a universal scale. सॉरी? It is used like it is a universal scale, right? Yeah, it is the universal scale. So what actually do you mean by universal scale? So actually, it is independent of any unit, so that's why it is more preferable. या करेक्ट। सो इट हैज नो यूनिट्स, ठीक है। तो उसके यूनिट्स नहीं है, ना ही सेंटीमीटर ना ही किलोमीटर। इट इज जस्ट बेसिकली वन, ऐसा 1:50,000। ये हर मैप का आर एफ होता है, मतलब किसी भी मैप का तुम्हें आर एफ पूछे कि व्हाट इज द आर एफ ऑफ दिस मैप, आंख बंद करके लिख दो 1:50,000, ठीक है। अब 1:50,000 एक्चुअली क्या होता है? इसका मतलब 1 यूनिट ऑन मैप, ठीक है, इज इक्वल टू 50,000 यूनिट्स ऑन द ग्राउंड। अगर इसको तुम ऐसे मानो, मतलब से फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर टोपो। रुको, इसमें थोड़ा समझ में नहीं आएगा, लास्ट पेज पे जाता हूँ, ठीक है। दिस इज योर टोपो एंड ऐसे, ठीक है। इसमें से एक यूनिट ऐसा, 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 ठीक है। सपोज ऐसे 4 यूनिट्स मिला के एक यूनिट बनता है, ठीक है। ये एक यूनिट हो गया, ये दूसरा यूनिट हो गया, एंड ये तीसरा। सपोज ये 3 यूनिट्स है, चार चार ब्लॉक का 3 यूनिट्स है, ठीक है। सो दिस इज 1 यूनिट। नाउ व्हाट डज दिस आर एफ वांट्स टू से? इसका मतलब है कि एक यूनिट मैप पे, ठीक है, 1 यूनिट ऑफ मैप इज इक्वल्स टू 50,000 यूनिट्स ऑन ग्राउंड। मतलब मैप में जो हम लोग को सिर्फ एक यूनिट दिख रहा है, वो एक्चुअल ग्राउंड में अगर देखे तो 50,000 यूनिट्स है। अगर मैं इसमें यूनिट्स ऐड करूँ, 1 किलोमीटर ऑन मैप, एक्चुअली मैप में 1 किलोमीटर नहीं होता, 1 सेंटीमीटर ऑन मैप इज इक्वल्स टू 50,000 सेंटीमीटर ऑन ग्राउंड, ठीक है। ऐसा कुछ समझो, समझ में आया? मुझे यहाँ तक लग रहा है इसमें साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं शायद से, या ऑलमोस्ट सब साइंस के ही हैं। परोमिता साइंस है, एंड देव यू आर साइंस स्टूडेंट राइट? हेली एंड बाकी लोग, ठीक है। ये लोग सब साइंस का, जहाँ तक मुझे लग रहा है यू ऑल आर फ्रॉम लाइक साइंस स्टूडेंट, ठीक है। तो मैथ्स में भी काफी लोग ने मैथ्स भी लिया ही होगा, ठीक है। तो मैथ्स में एक चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 15, सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी पे हम लोग ने एक शायद से कुछ स्कूल्स में भी कवर ना हुआ हो, के फैक्टर करके आता है, पढ़ा है ऐसा कुछ? Size transformation. या करेक्ट परमिता, ऐसा कुछ पढ़ा है स्कूल में, के फैक्टर, साइज ट्रांसफॉर्मेशन? ओके, Yes, एनीवेज sir. चलेगा। मतलब एक दो बच्चों ने ही पढ़ा है, लीव, भूल जाओ, मैंने जो भी बोला भूल जाओ तुरंत, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है कि तुम उसको एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, एक स्मॉल मिनिएचर मॉडल कंपेयर टू द एक्चुअल मॉडल, ठीक है। मतलब तुम ऐसा बताना चाह रहे हो, सपोज तुम्हारे पास से ताजमहल का एक छोटा सा मॉडल है, ठीक है, घर पे छोटा सा एक मिनिएचर मॉडल है। यू कैन कंपेयर इट टू द बिग एक्चुअल ताजमहल बाय सेइंग कि द रेशियो इज 1:50,000। मतलब ताजमहल का एक ये यूनिट इज इक्वल टू 50,000 ताज, ऐसे छोटे छोटे 50,000 ताजमहल मिला के एक ताजमहल बनता है। समझ में आ रहा है? आई थिंक सो थिंग्स आर गेटिंग मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो या, नाउ व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन एंड स्टेट इट्स वैल्यू? सो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का डेफिनेशन मोस्ट कॉमनली आस्क्ड है। लीनियर स्केल वर्बल स्केल उतना नहीं पूछते हैं, बट स्कूल वाले परेशान करने के लिए दे कैन आस्क यू वर्बल स्केल और लीनियर स्केल का डेफिनेशन, ठीक है। जनरली कपोल में आरएफ का ही डेफिनेशन पूछते हैं, लीनियर और इसका नहीं पूछते, ठीक है। अगर जस्ट इन केस पूछा भी तो आरएफ का ऐसा लिखना है, इट इज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंसेज ऑन द मैप टू इट्स करेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। द आरएफ ऑफ द मैप इज 1:50,000। हर मैप का आरएफ, दो वैल्यूज हमें याद रखनी है टोपो के लिए। पहला तो है आरएफ, ठीक है।
RF हर मैप का, ये सारे मैप के लिए कॉमन है, ठीक है। हर मैप का RF इज 1:50,000, दैट मीन्स वन यूनिट ऑन द मैप इज इक्वल टू इज 50,000 यूनिट्स ऑन द ग्राउंड। सेकंड इज योर कॉन्टूर इंटरवल, ठीक है, ये मैंने लास्ट लेक्चर भी बताया था। कॉन्टूर इंटरवल हर मैप का इज 20 मीटर ओनली, ठीक है। सो कॉन्टूर इंटरवल इज द डिस्टेंस, या यू कैन से द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कॉन्टूर्स, ठीक है। तो हर मैप का कॉन्टूर इंटरवल इज 20 मीटर। सो ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है, मतलब हर स्कूल के पेपर में, इन इवन बोर्ड्स में भी इस साल 2024 में भी पूछा गया था, 2024 के स्पेसिमेन पेपर में भी था, ठीक है। तो वो लोग बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन है कि डिफाइन कॉन्टूर इंटरवल एंड स्टेट द कॉन्टूर इंटरवल ऑफ द गिवन मैप। गिवन मैप मतलब जो भी तुम्हें मैप दिया होगा उस मैप का कॉन्टूर इंटरवल क्या है। तो पहले तो कॉन्टूर इंटरवल का डेफिनेशन लिखना, और पेपर लिखने का भी एक पैटर्न होता है, ठीक है। अगर तुम्हें ऐसा पूछा है कि व्हाट इज कॉन्टूर इंटरवल ऑफ द व्हाट इज कॉन्टूर इंटरवल या डिफाइन कॉन्टूर इंटरवल एंड स्टेट द कॉन्टूर इंटरवल ऑफ दिस मैप, ठीक है। तो पहले लाइन में तुम लिखना, पहले की दो तीन लाइन में, कि ऐसे कॉन्टूर इंटरवल इज द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कॉन्टूर्स, ठीक है। यहाँ पे सपोज तुम्हारा स्टॉप हुआ, फिर नेक्स्ट लाइन पे आना कि द कॉन्टूर इंटरवल ऑफ दिस मैप इज 20 मीटर, ठीक है। कंटिन्यूएशन में मत लिखना, पॉइंट फॉर्म में लिखना, ठीक है। उसके भी मतलब प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स है, तो बोर्ड्स में तुम जितना अच्छे से पॉइंटर फॉर्म में लिख पाओगे उतना अच्छे से लिखना, ठीक है। पैराग्राफ फॉर्म में गलती से भी मत लिखना। समझ में आ रहा है? Yes, sir. या जस्ट अ मिनट। मैं एक न्यू लिंक शेयर करूंगा ग्रुप पे, जैसे ही मीटिंग खत्म होगा तो तुम लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। या तो ये दो वैल्यूज, पर्टिकुलर वैल्यूज है जो हमें याद रखना है, ठीक है। एंड नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्टेटमेंट स्केल या वर्बल स्केल? स्टेट इट्स वैल्यू, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस स्केल, ठीक है। हाँ, तो ये वैल्यू भी याद करना है, हर मैप के लिए सेम होता है, इसको हम लोग आगे यूज भी करेंगे। स्टेटमेंट स्केल इज अ टाइप ऑफ मैप स्केल एक्सप्रेशन इन द स्केल विच इन विच स्केल इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ अ रिटन स्टेटमेंट, मतलब वर्ड्स के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। द वैल्यू इज 2 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर। आदित्य, आज 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस नहीं हो पाएगा क्योंकि आज अटेंडेंस काफ़ी कम है, सिर्फ 12 लोग ही हैं, ठीक है। तो बच्चे काफ़ी कम है। So you can send this PDF in the group. Paromita, I've sent this PDF in the group, but if you want मैं पर्सनल पे भेज दे रहा हूँ। I've sent you one personal, check it out. हाँ आदित्य, आज नहीं हो पाएगा क्योंकि ये एक्चुअली काफ़ी कम है आज का अटेंडेंस एंड ऑल। हाँ सर। आज 4 फिगर ग्रेड और 6 फिगर ग्रेड नहीं हो पाएगा, एक्चुअली मैं 4 फिगर ग्रेड ही पढ़ाने वाला था, बट आज अटेंडेंस काफ़ी कम है, ठीक है। बच्चे काफ़ी कम है, लास्ट लेक्चर अराउंड 40 थे, आज 12 ही है, तो नहीं आज कर सकता अच्छा, मैं कंटिन्यू। तो सर अगले क्लास होगा? हाँ अगले क्लास पक्का होगा, अगले क्लास अटेंडेंस हो या ना हो, अगले क्लास तक खत्म करना है 4 फिगर और 6 फिगर ग्रेड। वो संडे को, राइट? संडे को, या अगर मैं ओके सर। अप्रोक्सीमेट करूँ तो हम लोग का सिलेबस वुड गेट, नेक्स्ट संडे डेट क्या है? नेक्स्ट संडे डेट है 13। 30। 19th को लेक्चर नहीं रहेगा, ठीक है, 19 अक्टूबर को लेक्चर नहीं रहेगा। उसके बाद डायरेक्टली 26 अक्टूबर, मतलब नेक्स्ट संडे यानी दैट इज द 13th, देन डायरेक्टली 26, ठीक है, 26 ओके सर। 25 ऐसा ही कुछ रहेगा। तो तो नेक्स्ट संडे, 26 को सर मैं अगर सर 13 को अगर आप समझा सकते हो, क्योंकि सर मेरा एग्जाम है नेक्स्ट डे। हाँ नहीं 13 को तो 4 फिगर ग्रेड में समझाने ही वाला हूँ। मैं कह नहीं रहा नहीं, हूँ कि 6 फिगर 6 फिगर हाँ सर। हाँ 6 फिगर और 4 फिगर 13 को कंप्लीट हो जाएगा। जो 19 को ओके सर। लेक्चर होगा, 19 या 20 आई गेस डेट है, वो नहीं हो पाएगा क्योंकि थोड़ा मैं बिजी हूँ, आज 7 है ना, 6 है ना, तो 13, ओके सर। 20 को लेक्चर नहीं होगा, सीधे 27 को होगा। ओके सर, थैंक यू। सो नाउ व्हाट डू मीन बाय स्टेटमेंट स्केल? तो ये एक टाइप का स्केल होता है जिसमें जो मेजरमेंट्स होते हैं वो वर्ड्स में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंड इसकी वैल्यू होती है 2 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर। अब ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी हम लोग एरिया कैलकुलेट करते हैं ना, ये वैल्यू हमेशा याद ही रखनी है, ठीक है। एरिया एरिया नहीं, सॉरी, जब भी डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, तो डिस्टेंस भी आज हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, बट जस्ट इन केस मैं एक रफ आइडिया दे दे रहा हूँ से, यहाँ पे है एक टेम्पल, ठीक है,
एंड एक ऐसा रोड गया है, ठीक है, से दांतीवाड़ा, ठीक है। अब इन दोनों जगह के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है, तो तुमने थ्रेड यूज किया, थ्रेड से पूरा ऐसे ऐसे इसके ऊपर रखा, और ऐसा भी नहीं छोटा सा थ्रेड लेके जाना, अच्छा खासा बड़ा लंबा थ्रेड लेके जाना, ठीक है। क्या पता तुम्हें ज्यादा बड़ा क्वेश्चन पूछ ले, इसीलिए तो थ्रेड हमेशा कैरी करना, स्कूल वाले दे या ना दे उससे मतलब नहीं, अपने पास थ्रेड होना चाहिए। मार्केट में जाओगे स्टेशनरी पे थ्रेड मिल जाएगा, 15 रुपए का एक पूरा बंडल ही आता है, ठीक है। तो एक थ्रेड से पूरा मेजर करना है, ऐसे 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 पूरा। कभी वो नोटिस किया होगा, स्कूल में सप्लीमेंट्स बांधने के लिए एक व्हाइट कलर का थ्रेड देते हैं, कभी देखा है? देखा ही होगा ऑब्वियसली, बाकी लोग का नहीं पता, आई एम श्योर कपूर वालों ने देखा होगा, ठीक है। तो वो थ्रेड से ही तुम लोग को मेजर करना होता है डिस्टेंस, ठीक है। तो ऐसे डिस्टेंस मेजर कर लोगे, तुम्हें फिर जो जितना डिस्टेंस तुमने मेजर किया ये पूरा, इसको तुम स्केल पे लेके जाओगे, दिस इज योर स्केल, ठीक है। 0, ऐसे 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 करते 1, ऐसे 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 2, ऐसे मेजर करना। और अगर 2 सेंटीमीटर आया, ठीक है, 2 से नहीं, 2 नहीं, 4, अगर 4 सेंटीमीटर तुम्हारा टोटल लेंथ आया टेम्पल और दांतीवाड़ा के बीच में, तो 4 को डिवाइड बाय 2 करना, एंड देन इट विल बी 2 किलोमीटर। बिकॉज अभी कैन एनीवन टेल मी मैंने क्यों उसको 2 से डिवाइड किया? 4 जो मेरा सेंटीमीटर में Four आया, centimeter on map is equal to 1 kilometer on ground. या करेक्ट, तो जो मैप में 2 सेंटीमीटर है इज इक्वल टू 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। तो यानी कि ऐसे अगर मैं यूनिटरी मेथड थोड़ा बचपन वाला याद करूँ, तो 2:1, देन 4:x, देयरफॉर x इक्वल्स टू 4/2। अगर याद ना आए तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। 2 किलोमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड किलोमीटर, 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर, 4 सेंटीमीटर कितना, तो 2 किलोमीटर। सो द टोटल डिस्टेंस बिटवीन टेम्पल एंड दांतीवाड़ा इज 2 किलोमीटर। तो अब ये, और फिर तुम लोग इसका आंसर लिखोगे, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ। अभी तुम लोग ने 2 किलोमीटर आंसर निकाल लिया, दैट इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी तुम लोग फाइनल आंसर ऐसे लिखोगे, द डिस्टेंस बिटवीन टेम्पल एंड दांतीवाड़ा इज 4, सॉरी, 2 किलोमीटर, ब्रैकेट में लिखोगे सिंस 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, ठीक है। ब्रैकेट में हमेशा मेंशन ही करना है, ठीक है, अगर नहीं लिखा तो मार्क्स कटेगा। कुशाग्रा प्लीज डोंट एनोटेट ऑन द स्क्रीन, नहीं तो मुझे निकालना पड़ेगा। एंड ब्रैकेट में लिख देना 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। अभी तक सबको समझ में आया? Yes, sir. नाउ स्टेटमेंट स्केल या वर्बल स्केल का क्या बेनिफिट होता है? तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल मेथड है, क्योंकि कोई भी समझ सकता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि वर्ड्स में मेंशन होता है। एंड उसमें काफ़ी कम टाइम होता है इसको मतलब कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। जैसे अभी मैंने दिखाया कि कैसे मैंने 4 सेंटीमीटर को फटाफट 2 किलोमीटर में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो काफ़ी कम टाइम लगता है इसको कैलकुलेट करने में, ठीक है ना। व्हाट डू मीन बाय ग्राफिकल स्केल या लीनियर स्केल? स्टेट द एडवांटेज ऑफ द स्केल। तो ग्राफिकल स्केल सबसे कॉम्प्लेक्स मेथड होता है, ठीक है। तुम्हारे मैप के एंड में सबसे नीचे एक ऐसा कुछ बना रहता है, स्ट्रक्चर टाइप का, ठीक है, ऐसा कुछ फिगर बना रहता है विच रिप्रेजेंट्स योर ग्राफिकल स्केल। नाउ ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है समझना, मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि है भी नहीं अपने को सिलेबस में इसको कैलकुलेट करना, बट हाँ, a graphical scale is a ruler printed on the map and is used to convert distances on the map to actual ground distances, ठीक है। तो ये भी मतलब तीनों स्केल का फंक्शन एक ही है, बट ये कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स है, इसको समझना भी कॉम्प्लेक्स है, कैलकुलेट करना भी कॉम्प्लेक्स है। इसको छोड़ रहे हैं, इसका एडवांटेज क्या है? Graphical scale stands valid even if the map gets either enlarged or reduced, or as it gets enlarged or reduced in the same ratio as the entire map extract। तो ये मतलब ग्राफिकल स्केल का जो एडवांटेज है ना, वो भी कुछ पहले नहीं पढ़ने वाला है, उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो इफ यू वांट यू कैन लीव दिस क्वेश्चन, ठीक है, मतलब ऐसा बोर्ड्स में भी नहीं पूछते, स्कूल वाले शायद से पूछ ले। कॉन्टूर लाइन मैंने बताया क्या होता है। कॉन्टूर लाइन में जब भी तुम डेफिनेशन लिखो ना, ये पूरा स्टेटमेंट मुझे चाहिए ही चाहिए आंसर में, ब्राउन कलर्ड इमेजिनरी लाइंस, ठीक है। बाकी तुम जो लिखना है लिखो, हनी सिंह के गाने लिखने लिखो, बट ये जो है ना, ब्राउन कलर्ड इमेजिनरी लाइंस, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अब इसका फंक्शन क्या होता है कि जॉइंस ऑल प्लेसेस हैविंग सेम हाइट अबाउट द सी लेवल। तो मैंने लास्ट लेक्चर बताया था कॉन्टूर लाइन का फंक्शन, अगर नहीं समझाओ किसी को तो लास्ट लेक्चर का वीडियो रेफर कर सकता है ना। व्हाट डू मीन बाय कॉन्टूर इंटरवल? मैंने अभी जस्ट बताया था कि जो दो सक्सेसिव कॉन्टूर्स के बीच का डिस्टेंस होता है उसे हम लोग कॉन्टूर इंटरवल बोलते हैं, और उसकी वैल्यू हमेशा 20 मीटर ही होती है। इंडेक्स कॉन्टूर्स,
contour lines are thick and brown at just a minute, huh? हाँ, तो मैं इंडेक्स काउंटर समझा रहा था। इंडेक्स काउंटर इवन दो अपने को सिलेबस में नहीं है, एंड ये इंडेक्स काउंटर वाला क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन योर वन ऑफ द स्कूल ऑफ कैलकाटा। ठीक है, तो वहां से इसको उठाया गया। इंडेक्स काउंटर बोर्ड्स में कभी नहीं पूछा गया है, एंड ना ही पूछेंगे। बट जस्ट इन केस एक दो स्कूल में पूछा गया, जैसे कैलकाटा में पूछा गया था, आई थिंक सो एक मुंबई के स्कूल में पूछा था, आई कांट रिकॉल, आई थिंक सो ग्रीन लॉन्स उसका नाम था। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन ऐसे पूछा गया। होता क्या है कि कॉन्टूर लाइंस आर थिक एंड ब्राउन एट रेगुलर इंटरवल्स टू मेक इट इजियर टू रीड कॉन्टूर्स। ठीक है, तो ना उसको टाइम थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे उसको ऐसा ब्राउन कलर जो रहता है उसको डार्क कर देते हैं। ब्राउन है ना ये? नहीं तो मरून है। ब्राउन ब्राउन या उसको ना, जैसे कि से दिस इज द कॉन्टूर लाइन। ठीक है, फिर इसको ऐसा थोड़ा सा इधर थिक कर देंगे। इसको क्यों थिक करते हैं? कैन एनीवन टेल मी, इसको क्यों ऐसे रेगुलर इंटरवल्स पे इसको थिक कर देते हैं? क्या प्रिंटिंग वालों को मजा आता है इसको थिक करने में, या कोई कुछ रीजन है इसके पीछे? कैन एनीवन टेल मी? कौन कौन है मीटिंग में, देखता हूँ। देव परीख, अविना, फहीम, गौरव श्रीवास्तव एंड कुशाग्रा, जसमीत, हेली, परोमिता। कैन एनीवन टेल मी कि क्यों उसको रेगुलर इंटरवल पे थिक करते हैं? कुछ तो रीजन होगा इसके पीछे। नहीं भी आता तो कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट ट्राई करो एटलीस्ट। सर हाइट हो सकता है। ओके गौरव, ठीक है। परोमिता ने भेजा तो स्पॉट इट इजीली। देव ने भेजा टू मेक इट विजिबल बिटवीन थिन लाइंस, या देखो परोमिता ने जो बोला है वो ऑलमोस्ट सही है। परोमिता ने बोला कि टू स्पॉट इट इजीली। देव ने जो बोला है वो ऑलमोस्ट एक्यूरेट है, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट परफेक्ट है। उसे हम लोग ठीक इसलिए करते हैं ताकि जब बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जाता है ना, जब बहुत ज्यादा स्टीप स्लोप होता है, स्टीप स्लोप का कुछ ऐसा 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 रहता है, तो हम लोग उसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। जैसे जेंटल स्लोप है, जेंटल स्लोप ऐसा होता है, ठीक है, बट स्टीव स्लोप ऐसे बहुत पास पास होते हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो उसको ठीक किया जाता है ताकि इसको अच्छे से रीड कर पाए और कैलकुलेट कर पाए। परोमिता, योर आंसर वाज ऑलमोस्ट करेक्ट, थोड़ा उसको मॉडिफिकेशन करोगे यू कैन मेक इट मोर बेटर। ठीक है, टू स्पॉट इट इजीली इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, देव योर आंसर वाज परफेक्ट। ठीक है, नाउ कमिंग टू ट्राइंगुलेटेड हाइट। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था ट्राइंगुलेटेड हाइट क्या होता है। ट्राइंगुलेटेड हाइट हम लोग को तीन टाइप्स के हाइट है, ठीक है। एक तो होता है ट्राइंगुलेटेड वन, एक होता है तुम्हारा स्पॉट हाइट, और एक है तो तुम्हारा बेंचमार्क। अब कैन एनीवन टेल मी, बेंचमार्क्स। इसमें से इन तीनों में से सबसे ज्यादा प्रिसाइज कौन सा है, सबसे ज्यादा एक्यूरेट हाइट कौन सा है? Triangulated height. या बिना करेक्ट? एनीवन एल्स, और किसने आंसर दिया? स्पॉट हाइट, नो दे पर, नो दे, स्पॉट हाइट नहीं है, ट्राइंगुलेटेड है। स्पॉट हाइट तो सबसे इनएक्यूरेट हाइट होता है, ठीक है, मतलब वो रैंडमली उसको बस रखा जाता है। ट्राइंगुलेटेड हाइट होता है ना, उसमें प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्री के यूज से कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है। तो अगर ऐसे कुछ बताया जाए तो ये तुम लोग का ट्रिग्नोमेट्री का ट्राइंगल है, इट इज ऑलवेज एन राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो हमेशा प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हेल्प से उसको कैलकुलेट किया जाता है। अभी फिलहाल तुम लोग टेंथ में हो तो तुम लोग को ज्यादा डिटेल में ट्रिग्नोमेट्री में नहीं आएगा, एज यू लाइक इफ यू गो फॉर योर साइंस इन 11th स्टैंडर्ड फॉर जेई और नीट, तो तुम्हें पता चलेगा ट्रिग्नोमेट्री से कैसे स्पॉट हाइट्स कैलकुलेट किया जाता है, ट्राइंगुलेटेड हाइट्स कैसे कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो उसको हम लोग रेडियंस में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है।
तो ट्राइंगुलेटेड हाइट होता है वो सबसे प्रिसाइज वन होता है। सेकंड पे आता है बेंचमार्क। बेंचमार्क का लेस प्रिसाइज। तो अगर मैं इन लोग को मार्क करूँ तो फर्स्ट पे आता है ट्राइंगुलेटेड हाइट, सेकंड पे आता है बेंचमार्क, थर्ड पे आता है स्पॉट हाइट। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रिसाइज ट्राइंगुलेटेड है, उससे थोड़ा कम बेंचमार्क, उससे थोड़ा कम स्पॉट हाइट। तो बोर्ड्स में कई बार पूछा गया है, इवन कोविड के समय में जब सेमेस्टर्स हुए थे दो बोर्ड्स के, तो उसमें एमसीक्यूज पूछे गए थे 40 मार्क्स का, जिसमें से अराउंड 10 मार्क्स टोपो के भी एमसीक्यू थे, 10 या 20 मार्क्स के। ठीक है, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि आउट ऑफ दीज थ्री हाइट्स, मतलब ये जो है ट्राइंगुलेटेड हाइट, स्पॉट हाइट, बेंचमार्क, और एक और कोई दिया था, इसमें से सबसे ज्यादा प्रिसाइज कौन है। ठीक है, तो काफी बच्चों ने बेंचमार्क मार्क किया था एंड काफी बच्चों ने ट्राइंगुलेटेड किया था। ट्राइंगुलेटेड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो इट इज द हाइट ऑफ अ प्लेस विच हैज बीन कैलकुलेटेड यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एक ट्राइंगल होगा, उसके बगल में नंबर लिखा होगा, और एनी नंबर written in triangulated height या spot height या benchmark is always in meters. So this is 243 मीटर। अगर 100 दिया है तो that means 100 मीटर, अगर 20 दिया है तो that means 20 मीटर। ठीक है, मैप में अगर तुम्हें कोई भी स्ट्रक्चर के बगल में नंबर लिखा हुआ मिला, अगर वाटरफॉल के बगल में 15 लिखा हुआ मिला, वेल के बगल में 15 आर लिखा हुआ मिला, एम्बैंकमेंट के बगल में 20 आर लिखा हुआ मिला, स्पॉट हाइट के बगल में 50 लिखा हुआ मिला, इसका मतलब वो सारे हाइट्स मीटर में ही हैं। 50 मीटर, 20 मीटर, 15 मीटर, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये याद रखने का। स्पॉट हाइट क्या होता है कि एक छोटा सा डॉट होता है जो रैंडमली कैलकुलेट मतलब रख दिया जाता है किसी भी पीक के ऊपर। जैसे .189, इसका मतलब होता है कि 189 उस जगह की हाइट है, 189 मीटर। सर्वे ट्रीज क्या होते हैं? सर्वे ट्रीज जो होते हैं, certain trees are surveyed to mark the altitude at which the tree is present. Survey trees are the number on their trunks. They served as landmarks and are not allowed to be cut. Here it's a survey tree at altitude 181 meter. समझ में आ रहा है? तो सर्वे ट्रीज आर ऑल्सो टाइप ऑफ यू कैन से अ वे ऑफ कैलकुलेटिंग हाइट। अगर सर्वे ट्री है तो उसका मतलब है कि वो 181। देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्वे ट्रीज, अपने को सिलेबस में सिर्फ ये वाला है। एक सर्वे ट्री जो होता है ना, उसमें जैसे ये वाला जो है दैट इज 181 ऐसा कुछ, और एक होता है जैसे 181 वो अलग कलर में होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ब्राउन ब्लैक कलर वाला जो होता है इसका मतलब होता है कि इट इज अ हाइट ऑफ 181 मीटर। जो दूसरे कलर का होता है कि रेड है, या जो रेड कलर का होता है ना, उसका मतलब है वो ट्री नंबर है। ठीक है, सो गवर्नमेंट कुछ ट्रीज मार्क करती है, से इफ आई टॉक अबाउट मुंबई, मुंबई में गए, वी स्टार्ट फ्रॉम अंधेरी। अंधेरी में हम लोगों ने ट्री नंबर 1 मार्क किया, देन वी केम टू बोरीवली, ट्री नंबर 2 मार्क किया, ऐसे करते करते नाला सोपारा तक मैंने ट्री नंबर 200 मार्क किया। तो वैसे ट्रीज भी होते हैं, बट वो ट्री हम लोग को सिलेबस में नहीं है, हम लोग को ये वाला ट्री सिलेबस में। ठीक है, तो सर्टेन ट्रीज आर सर्वे टू मार्क द एल्टीट्यूड एट विच द ट्री इज प्रेजेंट। ठीक है, तो अगर ऐसा ट्री 181 दिया है उसको एल्टी, और सर्वे ट्रीज के काफी सारे यूजेस होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट पर्पसेस में उसे यूज कर सकते हैं, उसको लाइक फॉर रेफरेंस पॉइंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तुम्हारे एरिया में ऐसा कोई स्पॉट होगा या ऐसा कोई जगह होगा जिसे तुम लोग रेफरेंस के लिए यूज करते हो, ते तुम्हारे एरिया में कोई फेमस मॉल है, तो तुम लोग उसके रिस्पेक्ट में बात करते हो कि उस मॉल से 10 मीटर दूर, या उस मॉल से उस मॉल के पीछे, या उस मॉल से 10 मिनट दूर, ऐसा। किसी का माइक ऑन है? मेडिसिन कर सकते हैं यार, क्या चीज। रेणुका, कैन यू म्यूट योर सेल्फ? या, ठीक है, तो समझ में आया यहाँ तक सभी को? अगर समझ में आ गया तो चैट में भी लिख सकते हो या Yes, थम्स अप sir. भी कर सकते हो। ओके, पर बता। ओके जसमीत, बेंचमार्क मैंने बताया है, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। बेंचमार्क, BM stands for benchmark, height of a place actually marked on a stone pillar or a rock or something। ठीक है, तो इसको भी मतलब किसी स्पेसिफिक स्टोन या पिलर पे थोड़े कैलकुलेशन से इसको मार्क किया जाता है। ट्राइंगुलेटेड हाइट होता है ना, वो एक एग्जैक्ट स्पॉट होता है, मतलब वो एग्जैक्ट जगह होता है, ये वो एग्जैक्ट पॉइंट होता है। बेंचमार्क भी रफली एग्जैक्ट होता है, बट वो हम लोग किसी रैंडमली किसी स्टोन या पिलर पे मार्क करते हैं एज अ फॉर अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ठीक है, रिलेटिव हाइट और रिलेटिव डेप्थ मैं लास्ट संडे भी बता चुका हूँ, लास्ट लास्ट संडे भी बता चुका हूँ। तो जिसको चाहिए वो लेक्चर रेफर कर सकता है वापस से। ठीक है, रॉक आउटक्रॉप, फिर से वही चीज लास्ट लेक्चर बताया था।
रॉक आउटक्रॉप तब होता है जब एक्सेसिव वेदरिंग होने लगता है, एक्सेसिव डेन्यू वेदरिंग होने लगता है। तो जो ऊपर का जो सॉइल होता है इरोड होने लगता है, इसकी वजह से जो अंदर का जो रॉक होता है इट जेट्स। ठीक है, तो ये वर्ड अच्छा है, इसको लिख सकते हो, जेट्स अबाव द ग्राउंड। ठीक है, जेट्स मतलब बाहर आ जाता है एक्सेसिव एरोजन की वजह से। शीट रॉक क्या होता है कि जो रॉक्स होते हैं लेयर्स में मिलते हैं। ब्रोकन ग्राउंड्स जो होते हैं वो मैप में कुछ ऐसे स्टेपलर पिंस जैसे दिखते होंगे। ठीक है, ऐसे भी कुछ दिखते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली होते क्या है कि ये ब्रोकन ग्राउंड है एक्चुअली क्रैक्स विच डेवलप ऑन द सरफेस। जमीन के ऊपर जो क्रैक होते हैं वो ऐसे मतलब जमीन के ऊपर वो क्रैक्स डेवलप होते हैं, क्यों होते हैं, क्या रीजंस हैं। पहला तो है कि इट इज फॉर्म ड्यू टू अल्टरनेटिव वेट एंड ड्राई पीरियड। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पेशली मैं कपोल के बच्चों को बताना चाहता हूँ, अगर ये पॉइंट नहीं लिखा, कोई भी टीचर हो तुम लोग को स्कूल में, ठीक है, तो ये पॉइंट नहीं लिखा तो वो लोग मार्क्स काटते हैं। ठीक है, तो यू कैन नोट इट डाउन, आई थिंक सो स्कूल वालों ने बताया होगा बट तब भी। और ये ड्राई रीजन्स में मोस्टली मिलता है। तो अगर जस्ट इन केस तुम्हें पूछा कि देर आर मेनी ब्रोकन ग्राउंड्स इन द एरिया, सो व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, तो लिखने का कि इट इज अ एरिड रीजन या इट इज अ ड्राई रीजन विद अ सीजनल रेनफॉल या विद अल्टरनेटिव वेट एंड ड्राई पीरियड। ठीक है, नाउ व्हाट इज फायर लाइन। फायर लाइन मैंने बताया था, दो फॉरेस्ट के बीच में, मतलब एक फॉरेस्ट के अंदर एक ऐसा पाथ बनाने का जो कि 5 मीटर चौड़ा होता है। यहाँ पे कुछ ट्रीज होते हैं, यहाँ पे कुछ ट्रीज होते हैं। क्यों बनाया जाता है, कैन एनीवन टेल मी। ये 5 मीटर चौड़ा जो पाथ होता है, लाइक इट्स अबाउट 5 मीटर वाइड रफली, एंड व्हाई इज इट मेड। ताकि आग ना फैले। या करेक्ट, एनीवन एल्स वांट्स टू आंसर। टू प्रिवेंट फॉरेस्ट फायर, या करेक्ट। तो आग ना फैले। ठीक है जसमीत को मैं सॉरी कुशाग्र, टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ फायर, यस या सर। परमित। ठीक है, तो आग ना फैले ठीक है, बट लिखना है एग्जाम में कि टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ फॉरेस्ट फायर। ठीक है, मतलब सपोज यहाँ पे आग लगी तो यहाँ पे ना स्प्रेड हो, इसलिए इसको ऐसा 5 मीटर वाइड कर दिया जाता है। अब इस 5 मीटर में क्या नहीं होता, ट्रीज और वगैरह नहीं होते, तो यू कैन राइट इट इज डिवॉइड ऑफ वेजिटेशन। डिवॉइड ऑफ वेजिटेशन मतलब इसमें से जो ट्रीज ग्रास श्रब्स वगैरह होते हैं उसे निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, व्हाट डू मीन बाय कॉजवे। कॉजवे एक रेज्ड मेटल रोड होता है, यहाँ पे मेटल रोड ऐड कर दो, मेड रेज मेटल रोड होता है जो कि एक स्ट्रीम, कभी कभार मेटल भी होता है, कभी कभार अनमेटल होता है, बट जनरली मेटल होता है। तो तुम चाहो तो इस वर्ड को ऐड कर सकते हो या रहने दो इसको। ठीक है, तो कॉजवे क्या होता है ना कि मैंने लास्ट लेक्चर भी बताया था कि कोई छोटा सा स्ट्रीम या छोटा सा रिवर है, उसके ऊपर से एक रोड बना दिया जाता है फॉर इजी ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल। फॉर्म लाइंस अपने को सिलेबस में नहीं है तो यू कैन स्किप इट। What do you mean by DEP? Depth printed on topographical map. So it is a depression found in sandy areas. It is due to wind erosion of the soil. मतलब एक हॉलो सा सरफेस वहां पे बन जाता है। अगर मैं ऐसे स्ट्रक्चर में बताऊं तो कुछ ऐसा ऐसा ऐसा, तो ये DEP योर दिस इज योर डिप्रेशन, रिजल्ट्स के बाद वाला नहीं, ये डिप्रेशन। व्हाट डू मीन बाय लाइम किल और ब्रिक किल। ठीक है, सो दीज आर ओपन फर्नेसेस वेयर लाइमस्टोन इज प्योरिफाइड और ब्रिक्स आर बेक्ड फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पसेस। ठीक है, और अगर जस्ट केस पूछा कि व्हाट डज लाइम किल एंड ब्रिक किल रिप्रेजेंट ऑन द मैप, तो पहला पॉइंट है तुम्हें ये लिखना है कि इट रिप्रेजेंट्स बेकिंग और या प्योरीफाइंग ऑफ ब्रिक्स एंड लाइमस्टोन्स फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पसेस। दूसरा, इट रिप्रेजेंट्स ह्यूमन सेटलमेंट। अगर वहाँ पे ब्रिक किन या लाइम किल है, इसका मतलब वहाँ पे लोग काम करते हैं, वहाँ पे ऑक्यूपेशन है, वहाँ पे सेटलमेंट है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स लिखने हैं। डिग्गी भी मैंने बताया था लास्ट लेक्चर क्या होता है। सर क्या वो डेवलपमेंट भी बताएगा? डेवलपमेंट इन द सेंस यू कांट से, क्योंकि अब